एनसीईआरटी कक्षा 6 जैसा कि हमने कल बात किया था उसी को आगे हम बढ़ा रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि नई वाली एनसीईआरटी में चीज़ें तोड़ तोड़ करके दी हुई हैं। मानव के बारे में अलग अलग अध्याय में ये चीज़ आपको पूरी तरीके से समझाया गया है। लेकिन हमने आपसे जैसा कल ही कहा था कि हम लोग एनसीईआरटी तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में यह भी हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रश्न अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं किस तरीके से यहाँ से वो मिल जाएं। तो उसके लिए हमारे पास एक विकल्प है कि हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा आगे बढ़ करके इस पर बात करें। तो हमने कल एक समझ विकसित कर ली थी कि किस तरीके से मानव का पृथ्वी पर आगमन होता है, वह किन किन चरणों में अपने आप को जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्यों को करने में सक्षम बनाता है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोगों को बेसिकली पूरी तरीके से आधार हमें एनसीईआरटी से लेना है और उसको थोड़ा सा विस्तार देना है। देखिए, सामान्यतः जब एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, चाहे यूट्यूब पर पढ़िए या जो है कोई क्लास में पढ़ाया जाता है, तो ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। वहाँ पर जो लिखा है एनसीईआरटी में वही आपको समझा दिया जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि एनसीईआरटी आपको आधार देती है, तो उस आधार पर महल कैसे बनाया जाए ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है आपको समझाना। तो उसी के तहत ये चीज़ें हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। इसके पश्चात आपको किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं होगी। एक बेसिक कोई बुक खरीद करके पढ़ लीजिएगा, आपका जीएस का एंशिएंट इंडिया अर्थात प्राचीन भारत तैयार है। चाहे वह मुख्य परीक्षा से संबंधित हो, चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित हो, कोई भी एग्जाम इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्लियर? तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं पाषाण काल के बारे में। तो देखिए, जैसा हमने कल एक ब्रीफ तो आप लोगों को ब्रीफिंग कर ही दी थी पाषाण काल के बारे में, लेकिन फिर भी हम एक बार इसे फिर पुनः समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसा आपसे कहा कि पाषाण काल अर्थात वह काल जब मानव सिर्फ पत्थर के उपकरणों पर आधारित था, ठीक, उस काल को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं सामान्य अर्थों में। लेकिन पाषाण काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। यहां बात समझिएगा, पाषाण काल में जैसे जैसे मानव तकनीकी रूप से विशेषज्ञ होता गया, यानी वो कुछ चीजें सीखता गया, उसी के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने उसे अलग अलग क्रम में विभाजित किया है। देखिए, सामान्य अर्थों में यह माना जाता है कि ये जो काल विभाजन है यह हथियारों के आधार पर या जो मानव द्वारा उपयोग किए गए औजार थे उसके आधार पर किया गया। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसे किया गया है, ये देखा जाए। हमने आपसे कहा पाषाण काल। पाषाण काल को हमने सर्वप्रथम यही कहा कि इसे 3 भागों में तोड़ लिया जाए ताकि अध्ययन की सुविधा के लिए यह बेहतर हो। पहला नंबर 1 पर आता है पुरा पाषाण काल, नंबर 1। और एक बात मैं यहां और स्पष्ट कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो प्रयास यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्दों का उपयोग करिए, वो भी वैधानिक शब्द। आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, बाइलिंगुअल पढ़ाई चल रही है। जब आप मुख्य परीक्षा में लिखेंगे तो कुछ ऐसे शब्द हमारे पास होते हैं जिनकी हमें अंग्रेजी में जानकारी तो होती है, हम उसे प्रेजेंट कर लेते हैं, हिंदी में हमें जानकारी नहीं होती है। और इसकी सबसे बड़ी कमी है, हम उस चीज़ को नहीं पकड़ना चाहते हैं जो थोड़ा सा भी कठिन लगता है। लेकिन यहाँ हम वही करवाएंगे आपसे, क्योंकि हिंदी माध्यम तो हिंदी माध्यम। क्लियर? आगे पूरा पाषाण काल। दूसरा आता है मध्य पाषाण काल और तीसरा आपका है नवपाषाण काल। ध्यान से इसे समझिएगा। हमने आपसे कहा पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये तो एक व्यवस्थित विभाजन हो गया। लेकिन फिर इतिहासकारों को लगा
कि नहीं, इस तरीके से जो विभाजन किया जाएगा, फिर कालक्रम और मानव एक बैग कोई चीज नहीं सीख गया, समय लगा। उस समय को यानी पूरा पाषाण काल को, पूरे पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया, जिसे निम्न पुरा पाषाण काल कहा गया। नंबर 1 निम्न पुरा पाषाण काल, ठीक। दूसरे को नाम दिया गया मध्य पुरा पाषाण काल, ध्यान से समझिएगा, मध्य पुरा पाषाण काल। और तीसरे को नाम दिया गया उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। अभी आप ये कहेंगे कि सर आपने कहीं टाइम तो मेंशन ही नहीं किया है। टाइम मेंशन होगा, कैसे होगा आगे हम देखते हैं इसे। ये आपने चार्ट बना लिया होगा, आशा करता हूं, ठीक है। हाँ, चार्ट उच्च पुरा, देखिए बीच में इंटरप्ट मत किया करिए। जब मैंने आपसे कहा है कि मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा आपको, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही एक सेगमेंट खत्म होता है, मैं इसीलिए बाय नेम एक लोगों से, आप लोगों से, जितने भी लोग आप लोग जुड़े हुए हो, मैं प्रयास करता हूं मैं सब तक पहुंचूं और आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं, तो वो मैं करूंगा। मैं पहले भी आपसे कमिट कर चुका हूं कि ऑनलाइन का मतलब सिर्फ हमें सुनना नहीं है, वो तो आप कैसेट भी जैसे गाना सुनते हैं सुन सकते हैं। जब आप क्लास करते हैं, कोई चीज़ अगर मैं लिख रहा हूं जो आपने पढ़ा है, वो आपके दिमाग में आता है, तो वो प्रश्न के रूप में आता है। जब वन वे कन्वर्सेशन होता है तो आप अपनी बात नहीं रख पाते हो। इसीलिए मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं वन वे कन्वर्सेशन से कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम अगर पढ़ा रहे हैं, हम कितना आपको दे पाए, ये मेरी जिम्मेदारी होती है। तो आगे हम लोग देखते हैं। हमने आपसे कहा कि इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। तो जो मोटी मोटा जो एक आंकड़ा आया, वो आया जिसे पूरा पाषाण काल आप कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल का जो समय काल निर्धारित किया गया, वो लगभग 5 लाख। याद रखिएगा, अलग अलग बुकों में अलग अलग आपको दिखेगा। 5 लाख से लेकर के और 10,000 के आसपास, 5 लाख से 10,000 के बीच का समय जो है वो क्या आया, पूरा पाषाण काल के नाम से जाना गया। अब यहां पर थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। यानी आप ये कह सकते हैं कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल का जो समय है, कुल मिलाकर के 5 लाख से 10,000 के बीच में ही ये सब चीजें चल रही हैं। पहला। दूसरा, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो समय काल निर्धारित किया गया, वो 10,000 से लेकर के 4,000 के बीच में रखा गया। इसे 10,000 से 4,000 के मध्य इसे रखा गया। अब देखिए, यहीं पर थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होगा आप लोगों के समक्ष, और यह भी आपको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सर ने अभी जो है टाइम डेट यानी टाइम जो निर्धारित किया है वो गलत है, या ऐसी कोई बात है। नहीं, ठीक। अब देखिए, कहीं कहीं पर नवपाषाण काल का जो समय दिया हुआ है वो 7,000 दिया हुआ है। याद रखिएगा इस बात को। और कहीं कहीं पर इसका समय जो दिया गया है वो 4,000 से आगे दिया हुआ है। तो यहां थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, पाषाण काल में 100-200 वर्षों का कोई मतलब ही नहीं होता है, वो काउंट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है ना, रिटर्न तो हमारे पास कुछ है नहीं। ठीक। आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के डेटा को ही व्यवस्थित मानिएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, यूपीएससी आधार मानती है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को। बाकी मैं कुछ पढ़ा दूं या कोई भी टीचर पढ़ा दे, कोई इतिहासकार कुछ लिख दे, पुरातत्वविद लिख दे, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो डेटा लेती है वो भारत सरकार ही उसे प्रोवाइड करवाती है, और उसी के आधार पर वो अपना बुक पब्लिश करवाते हैं। क्लियर? तो यहां पर समझिएगा, कहीं कहीं पर मैंने कहा, और कहीं कहीं पर ये जो टाइम पीरियड है यानी 4000 से
4000 से लेकर के आगे, और यह समय काल 2500 के आसपास आता है। यानी जो समय काल है नवपाषाण काल का वो 4 से या 7000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व के बीच के समय को हम नवपाषाण कालीन के नाम से जानते हैं या नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। यहाँ तक किसी को अब कोई समस्या हुई हो तो आप बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, अब हम पूरा पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। तो हमने जैसा आपसे कहा था कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में पूरा पाषाण काल को बांटा गया है। ये जरूर ध्यान में रखना है आपको, ये ना समझिएगा कि नहीं ये स्थिति अलग हो सकती है। हम फिर यहां पर चल रहे हैं, ये जो हमने आपको बताया 5 लाख। अब प्रश्न यही उठता है, देखिए यही दिक्कत होती है कि टाइम को लेकर के, हालांकि टाइम कभी पूछा नहीं जाता क्योंकि एग्जैक्ट टाइम तो पता ही नहीं है कि रहा क्या है, बस एक आंकड़ा लिया गया है। कहीं कहीं पर ये आपको 6 लाख दिखेगा तो परेशान मत होइएगा, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये 10,000 है हर जगह, क्योंकि वही एविडेंस मिले हैं हमें। तो इसलिए हम दोनों बातें आप लोगों को हमेशा बता दिया करते हैं कि नहीं आप कहीं भी कंफ्यूजन मत पालिएगा। हाँ बोलिए। नहीं तो 20 लाख वर्ष पूर्व क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कभी आपने उसे ध्यान से पढ़ा? क्या है स्थिति? सॉरी, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा भी परेशान मत होइए। इसीलिए तो कल वो बात हो गई थी, हमने कहा ना कि उससे ये एक्स्ट्रा है। और बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं कि आपका मानक जो है वो एनसीईआरटी है। इसीलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी डेटा कोई कुछ भी बता दे, लेकिन मान्य क्या होगा? एनसीईआरटी होगा। लेकिन दिक्कत इस बात की है ना कि जो ये हम टाइम आपको फिगर बता रहे हैं, ये फिगर आपको सामान्य पुस्तकों में मिलता जाएगा। तो कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी पढ़िएगा परेशान नहीं होना है यहाँ पर। कि जैसे हमने आपसे कहा, सही आपने एक बात बोला कि एनसीईआरटी के डेटा की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने 20 लाख शब्द यूज किया है, ठीक। और यहां पर उन्होंने 12,000 बताया है कि इसके जो बीच की स्थिति है वो क्या है? पूरा पाषाण काल है। यही लिखा है ना? क्या लिखा है? हाँ, तो बस यही है ये फिगर। कोई दिक्कत, फिगर में तो आप कंफ्यूजन पालिए ही नहीं, थोड़ा भी कंफ्यूजन मत पालिए। यहां पर सिर्फ कंटेंट को आपको ध्यान में रखना है, मैं बार बार रिपीट करूंगा आपको। क्लियर? आगे चलें? ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। जहां बहुत अच्छा करते हैं आप लोग कि चीजें बीच बीच में पूछ लेते हैं। देखिए फायदा यही होता है, और इससे एक चीज और निकल करके आता है कि आप पढ़ रहे हैं। भाई अगर पढ़ ना रहे होते तो डेटा कहाँ से याद होता? ये आपने कभी पढ़ा होगा, और ये अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आप लोग ये काम कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें देखिए पहला जो आता है पूरा पाषाण काल का, क्या नाम बताया गया था? पहले का क्या नाम था भाई? पूरा पाषाण काल का 3 भागों में विभाजन किया गया, ठीक। बोला करिए ना, निम्न पूरा पाषाण काल। इसका जो समय काल आया वो हमने अभी आपको बताया ना। अब देखिए कंफ्यूजन यहां ना पालिएगा। 6 लाख से ये माना जाता है कि 6 लाख से लेकर के 1,50,000, यहां ध्यान में रखिएगा, 6 लाख से 1,50,000, यानी ऐसा समय जो 6 लाख से लेकर के और 1,50,000 के बीच में घटनाएं घटी, उनको हम किस नाम से जानते हैं? निम्न पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ऐसे ही रटते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आया मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, सॉरी पाषाण काल। इसके समय काल की जब हम बात करते हैं तो यहीं से आप दिमाग खर्च कर लीजिए, कितने पर खत्म हो रहा है? 1,50,000 पर खत्म हो रहा है। तो जाहिर सी बात है 1,50,000 से लेकर के, याद रखिएगा समय को इसी तरीके से आपको डिफाइन करना है, और इसका समय होता है लगभग कितना? 35,000, यानी ये मध्य पाषाण काल की स्थिति है। आगे हम लोग देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में जब बात करते हैं, लास्ट वाला उच्च पूरा पाषाण काल।
ठीक, तो इसका जो समय है, अब यहीं पर देखिए कहां से होगा, यहां देखिए होना चाहिए 35,000 से, लेकिन कहीं कहीं पर आपको कितना मिल जाएगा, 30,000 मिल जाएगा। यही समझने की जरूरत है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फिगर पर कभी भी ज्यादा फोकस मत करिएगा। कहां तक आया, 30,000 से लेकर के और 10,000। ठीक, क्यों 10,000? क्योंकि मध्य पाषाण काल की शुरुआत कहां से हो रही है, 10,000 या 12,000 वर्ष पहले से हो रही है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। ये क्लियर हुआ तो आगे चलें। ओके, अब आइए जरा थोड़ा सा आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए तो बेहतर रहेगा। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर भैया यहां तक तो चीजें सब कुछ सही चली, भाई यहां तक जो चीजें रहीं दिखी वो ठीक रहीं, लेकिन आखिर ये जो नवपाषाण काल की स्थिति बन रही है या पाषाण काल की स्थिति बन रही है, ये आखिर कैसे शुरुआत हुई और क्या हुआ, ये बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। अगर नहीं रखोगे तो कुछ यहां से फायदा निकलेगा नहीं आप लोगों को। ठीक, तो आइए हम लोग अब देखते हैं। देखिए, ये माना जाता है भारत में, ठीक, कि जो खोज शुरू हुई तो हम लोग कहाँ थे, उपनिवेश में थे, यानी ब्रिटेन के या आप कहें इंग्लैंड के हम लोग क्या थे, एक तरीके से उसके कॉलोनी में थे। वही हमारे कर्ता धर्ता थे, जो वो चाहते थे उसी तरीके से हम अपनी जीवन शैली जीते थे। तो एक जो है आप ये कहें भूवैज्ञानिक थे, ध्यान से समझिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है, भूवैज्ञानिक। और अगर किसी ने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा तो मिला होगा, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। मिला था कि नहीं, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट मिला था ना, ये रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। इन्होंने 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। याद रखिएगा, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट द्वारा की गई। कौन है, इसका मतलब जब प्रश्न आता है तो कैसे आएगा, भारत में पाषाणकालीन खोजकर्ता या भारत में पाषाण काल के जनक, बात एक ही रहेगी, आंसर यही आना है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट्स। ठीक, अब दूसरा क्या प्रश्न बनता है यहां से, ये भी देखिए। अगला ये होता है कि भाई इन्होंने अगर पाषाण उपकरणों की खोज की तो कोई स्थान होगा, भाई ऐसा तो है नहीं कि हवा में खोज लाए होंगे, तो कोई स्थान होगा। तो स्थान है, कौन सा स्थान है भाई, पल्लवरम। याद रहे, दक्षिण भारत, पल्लवरम नामक स्थान से इन्होंने पहला उपकरण प्राप्त किया था। पल्लवरम नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया और उसका नाम था, क्या था वो, हैंड एक्स। याद रखिएगा, इसे हिंदी में कहा जाता है हस्त कुठार। अरे हस्त कुठार वो गणासा टाइप का होता है ना, लेकिन वो बना किससे था, पत्थर से बना हुआ था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर भाई पल्लवरम कहां है, तो यह है बच्चा मद्रास, मद्रास के निकट। क्लियर हो गया। ये जो अभी हमने बोला है, यहां पर किसी को कोई शक हुआ हो तुरंत बोलिए फट से, आगे हम बात करें। कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो यहां तक? ओके, आगे
निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक, इसमें देखिए इसका समय जो हमने आपको बताया था 6 लाख से 1,50,000, 6 लाख 1,50,000 वर्ष पूर्व, याद रखिएगा क्योंकि हम कहाँ चल रहे हैं, बीसी में चल रहे हैं, हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। अब थोड़ा सा यहां समझिएगा, देखिए क्योंकि हमें जीएस पढ़ना है, ये ध्यान में रहे, आपको रिसर्च नहीं करना है इन सब चीज़ों को। यहाँ पर हमें क्या चीज़ फोकस करना है और क्या परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग क्वेश्चन तो देखते नहीं हैं, सबसे बड़ी अब क्या कहें, चलिए ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, यहाँ क्या क्या चीज़ें आपको देखनी हैं वो देखिए। नंबर 1, स्थल देखना है, लिख लेना इसको, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो यही चीज़ दिमाग में होनी चाहिए। स्थल देखना है आपको, और स्थल देखते समय एक बात ध्यान में देना है कि यह भारत के किस राज्य में है, राज्य को ध्यान में रखना है। क्लियर? दूसरी चीज, मानव द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं, ये ध्यान में रखना है आपको। अर्थात मानव किस तरीके की वस्तुओं, अब वस्तुओं में सब हमारे पास जो प्राप्त है वो क्या है, औजार ही तो हैं भाई, इनके औजार ही हैं इनके पास, तो आपको यही चीज थोड़ा सा यहां पर ध्यान में रखना है। अब देखिए हमने आपसे कहा स्थल, स्थल को ध्यान में रखते हुए एक चीज यहां और आपको समझने की आवश्यकता होगी कि वह स्थल क्यों फेमस रहा है। क्यों फेमस, यहां कहने का अर्थ यह है कि मानव ने जो वहां पर क्रियाकलाप किए हैं उससे संबंधित, जैसे हम लोगों ने कल जब एनसीईआरटी हम पढ़ रहे थे तो हमने आपसे क्या कहा था कि पूरा पाषाण कालीन मानव के जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो गुफाओं में मिल रहे हैं, अर्थात ये कि वो गुफा में निवास कर रहा है, वहां पर चित्र मिल रहे हैं। यही सब चीज यहां पर आपको ध्यान में रखना है। अंतिम बात ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्थल है इसका उत्खनन किसने करवाया था, ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि कोई व्यक्ति हैं या जो है आप ये कह सकते हैं ये थोड़ी देर के लिए पुरातत्वविद हैं जिन्होंने इसको खोजा। क्लियर? और अंत में यह स्थल किस नदी के किनारे है, याद रहे। ये 4-5 चीजें इस चैप्टर से आपको ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, रिसर्च नहीं करना है, सिर्फ फैक्ट यहां से आपको निकालने हैं, बस वही करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं अब पूरा पाषाण काल। क्लियर? पहली बात तो यह है क्योंकि हम 6 लाख की बात कर रहे हैं, यानी आज से 6 लाख वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मानव हमने कल पढ़ा है, अभी भाई कल ही तो पढ़ा है ना, मानव की खोज, यही बात हो रही थी। तो हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था कि मानव, पहली बात तो यहां पर ध्यान रखना है कि अस्थिर जीवन में जी रहा है। क्या है? अस्थिर जीवन है। अस्थिर जीवन का अर्थ होता है वही जो हम लोग कल बात कर रहे थे, घुमक्कड़ है, वो रुकता नहीं है कहीं पर एक जगह। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि हमने 4-5 उसके कारण बताए थे, भोजन के लिए, ठीक, पानी के लिए, या अपने आप को कहीं अच्छे जगह पर ऐसा कि सर्दी हो तो वहां पर वो निवास कर सके, यही कारण थे ना उसके भ्रमण करने के। दूसरा, यहां पर इस काल का मानव क्या है? पहला तो यह है अस्थिर जीवन है, तो अस्थिर जीवन है, एक जगह पर वह नहीं टिक रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अकेले तो वो रहेगा नहीं। तो क्या है यहां पर मानव, शुरुआती मानव समूह बनाकर रहना शुरू करता है। तीसरी चीज यह है कि इसके निवास स्थान क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं भाई निवास स्थान प्रारंभिक मानव के? नहीं बोल रहा। हाँ, राइट आंसर, केव,
गुफा सबसे अच्छा स्थल माना जाता है, तो वो यहां पर क्या करता था, गुफाओं में रह करके शिकार करता था और खाद्य पदार्थों का क्या करता था, सीधा खाना ही है, इधर उधर कुछ नहीं है, ठीक, तो वो संग्रहण कर लेता था। क्लियर हो गया यहां पर। हाँ देखिए, शब्द ऐसे ही चुन करके रखे रहा करिए, बहुत जरूरी है, शब्द अच्छे लाइए। नेक्स्ट आते हैं, अब हम बात करते हैं, ये तो पूरी दुनिया की हमने जो ये 3 कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ा, ये पूरे विश्व में यही लागू होता है, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में लागू होता है। ठीक, भारत में निम्न पुरापाषाण काल को पुरातत्वविदों ने या इतिहासकारों ने 2 संस्कृतियों में विभाजित किया, शुरुआती वाली के 2 कल्चर में विभाजित किया है। ठीक, पहला है चापर चॉपिंग या पेबल संस्कृति। नंबर 1 चॉपर चॉपिंग या पेबल संस्कृति। अब देखिए, ये चापर चॉपिंग है क्या, हथियार हैं बच्चा, याद रखिएगा। चॉपर नाम सुना है कि नहीं, अभी भी कभी कभी सुर्खियों में रहता है, चॉपर कभी कभी सुर्खियों में रहता है। दूसरी चीज, एक बात यहां और समझिएगा कि चापर चॉपिंग संस्कृति है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, प्लीज माइक ऑफ करिए। चापर चॉपिंग की जब हम बात करते हैं तो हमने आपसे कहा चापर चॉपिंग संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम हमें यही उपकरण इस क्षेत्र से मिले हैं। अब स्थल की बात करते हैं तो याद रखिएगा, पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र, कौन सा, पाकिस्तान पंजाब, जैसे पंजाब जो है वो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में, कुछ क्षेत्र भारत में है। तो हम अभी बात कर रहे हैं कहां वाले, पाकिस्तान वाले पंजाब की बात कर रहे हैं। वहां पर एक नदी बहती है सोहन, सोहन नदी घाटी। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो प्राप्त हुए हमें, वो कहां प्राप्त हुए हैं, सोहन नदी घाटी के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। इसीलिए कभी कभी चापर चॉपिंग संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है, सोहन संस्कृति के भी नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में एक बार कि आखिर जो चापर चॉपिंग संस्कृति है उसे अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइए, आगे इसमें हमें क्या समझना है। हमने आपसे कहा था कि भारत में निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ही अभी हम कर रहे हैं, सेकंड आते हैं अभी। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो पत्थर के औजार बने हैं वो क्वार्टजाइट पत्थर के औजार हैं। यहां पर समझिएगा, क्वार्टजाइट, कौन से पत्थर हैं, क्वार्टजाइट पत्थर हैं। दूसरी बात, जो हथियार हैं ये पाकिस्तान में जो सोहन नदी घाटी है वहां पर ही ये प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में एक नदी बहती है, यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी मिर्जापुर, कौन सी नदी बहेगी भाई, देखो एकदम तटस्थ, पढ़ लिया करो बच्चा, नहीं पढ़ा, हां एकदम राइट आंसर, बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी। क्लियर हुआ। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका की गुफा, एमपी, ठीक, भोपाल भीमबेटका क्या है, गुफा। यहां समझिएगा, यहां से याद रहे आपको चापर चॉपिंग औजार या पेबल प्रकार के औजार मिले हैं इतने क्षेत्रों में, बस। अब देखिए एक बात और समझिए, किसी ने ये पूछा नहीं कि सर चॉपर तो समझ में आ गया, ये पेबल क्या है, पूछ लेना चाहिए था बच्चा, लेकिन बता दे रहे हैं। याद रखिएगा
कि पेबल वो होते हैं, पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना है कि नहीं, एक चीज़ यहाँ पर, जैसे वो जब सत्यनारायण व्रत की कथा होती है तो उसमें ठाकुर जी होते हैं, छोटे से होते हैं, नहीं, गोल टाइप के पत्थर, देखा है ना? देखो अब ऐसा लग रहा है किसी के यहाँ कथा ही नहीं हुआ, वही मानो वही है ये, क्लियर याद रहे, ठाकुर जी हैं। तो ये जो आप देखिए वो पत्थर आखिर उतने अच्छे आकार के बने कैसे? वो जैसे होता क्या है, जब वाटर का फ्लो होता है तो पत्थर क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं। तो जब वो टकरा टकरा करके क्या होते हैं, पूरी तरीके से एकदम हर एक किनारा गोल हो जाता है उनका, तो बन गए क्या, पेबल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो ठीक, आगे आइए, अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या था भाई? दूसरा क्या था? बोलना नहीं तुम लोग। अब देखिए थोड़ा सा और, हमने आपसे कहा कि पेबल संस्कृति हो गया। चॉपर क्या होते हैं, ये थोड़ा सा बात कर लिया जाए। चॉपर बड़े आकार का उपकरण होता है। मैंने आपका ना कहा फरसा टाइप का, फरसा तो देखा ही होगा कि देखा ही नहीं, वो भी देखा होगा ना। और जो आपका पेबल होता है वो छोटे उपकरण होते हैं। ठीक, अब देखिए एक चीज, जैसे यहां पर देखिएगा, बना देते हैं भाई, सही रहेगा, ये और ये, यहां समझिएगा, ये मुठिया नहीं है पकड़ने का। चॉपर में क्या होता है, दोनों तरफ धारें होती हैं। जैसे आप छुरी खरीदिए तो एक साइड सब्जी काटने के लिए होता है धार, लेकिन वही धार जब दोनों साइड हो जाएगी तो उसी आकार के पत्थर के उपकरण को क्या कहा गया, चॉपर कहा गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक, नेक्स्ट आइए अगला। हमने आपसे कहा था शुरुआत में कि भारत में जो पुरापाषाणकालीन स्थिति है उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला हमने आपको बताया चापर चॉपिंग या हैंडेक्स, दूसरा हैंडेक्स। पहला क्या हुआ, चापर चॉपिंग या पेबल संस्कृति, दूसरे को नाम दिया गया है हैंडेक्स संस्कृति। यहां समझिएगा, हैंडेक्स, यहीं पर लिख लो हस्त कुठार, नहीं तो कहोगे कि हैंडेक्स क्या है। इसी के नाम से संस्कृति भी है। यानी ये संस्कृति क्यों, क्योंकि इस समय यानी यहां पर, यानी आप ये कहें कि पुरापाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो वहां पर पहला फेज जो होता है, वहां पर जो हमें उपकरण मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, हस्तकुठार मिलते हैं, ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, इसलिए उसे एज ए कल्चर के रूप में डिनोट कर दिया जाता है, या एक किसी क्षेत्र में वो मिलते हैं। ठीक, दूसरा हमने आपसे कहा था कि जो आपको पहला चापर चॉपिंग था वो नॉर्थ इंडिया में था, यानी उत्तरी भारत में था, क्योंकि चाहे वो मध्य प्रदेश का ले लीजिए हिस्सा, या फिर पाकिस्तान वाला ले लीजिए, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश वाला ले लीजिए, यहां से जो साक्ष्य मिले हैं वो कमोबेश उत्तर भारत के हैं। लेकिन हैंडेक्स संस्कृति पूर्णतः दक्षिण भारत में है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि भारत में हैंडेक्स सर्वप्रथम कहां से मिला था, कहां से मिला था भाई, देखो कहां से मिला था, इतने जल्दी भूल गए, अभी दो से हाँ याद रखिएगा, हैंडेक्स संस्कृति का जो पहला उपकरण प्राप्त हुआ वहां पर कई सारे उपकरण मिले। स्थान है अतिरपक्कम, अतिरपक्कम, यह ध्यान में रखना है आपको। कहां से, अतिरपक्कम, मद्रास, यहां से ही क्या मिला है हमें, यह हैंडेक्स मिला है। अब देखिए थोड़ा सा और समझिएगा कि
हैंडेक्स संस्कृति को कभी कभी मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां वो प्राप्त हुआ। अभी हम लोगों ने बात किया था चापर चौपिंग को क्या जाना जाता है? सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसी नदी घाटी में वो मिला। क्योंकि ये मद्रास के पास मिला, इसीलिए हैंडेक्स संस्कृति को हम मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बस इतना हमको बताइए। यहां तक हो गया? वो भी सिर्फ समझना है, कुछ करना नहीं है। लिखते जाइएगा, हम आपको बताते जा रहे हैं। पहली बात तो याद रहे कि उत्तरी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, यानी कौन सा क्षेत्र होगा? इस क्षेत्र की बात करेंगे, ऊपर वाले क्षेत्र।